सीक्वेंस के लिए स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस की बैकग्राउंड आपके पास है नहीं। तो हम आपको थोड़ी बैकग्राउंड बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा वेट करें। सीक्वेंस कन्वर्जेंट और सीरीज कन्वर्जेंट में जो फर्क है वो मैं पहले सीरीज वाले वीडियो में बता चुका हूँ। सीरीज वाली क्लास में मैंने बताया था कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट क्या होता है। ये जो x1, x2, x3 करके xn भी रास्ते में पड़ेगा, फिर होती है इन्फिनिटी तक है, इसी को सीक्वेंस कहते हैं। कॉमा लगा दो तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। और इसे हम लोग xn से डिनोट करते हैं। ये नोटेशन या ये वाला नोटेशन, या कई लोग इसे f ऑफ n भी कहते हैं, कोई an बोलता है, सब एक ही बातें हैं। ये इसके नोटेशंस हैं। और सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है? जब इसका nth टर्म एट इन्फिनिटी फाइनाइट हो, तो उसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। nth टर्म एट इन्फिनिटी, इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू l, फाइनाइट होना चाहिए, देन सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट। xn का लिमिट फाइनाइट निकल जाए तो कन्वर्जेंट। लेकिन बहुत सारे सीक्वेंस ऐसे हैं जिनके nth टर्म का लिमिट डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम डिफरेंट मेथड से कन्वर्जेंस टेस्ट करते हैं। अगर सभी क्वेश्चन में xn मिल जाए और n अप्रोचेज इन्फिनिटी करके उसकी लिमिट मिल जाए सारे क्वेश्चन में, तो फिर सीक्वेंस के किसी भी कन्वर्जेंस टेस्ट की जरूरत नहीं है। यही बात सीरीज में है। सीरीज में Sn मिल जाए, सम ऑफ n टर्म्स मिल जाए और n अप्रोचेज इन्फिनिटी अगर डायरेक्ट मिल जाए ना सारे क्वेश्चंस में, तो सीरीज कन्वर्जेंट के वो सारे टेस्ट किसी की जरूरत नहीं है। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि सम ऑफ n टर्म्स निकालो और n अप्रोचेज इन्फिनिटी, वो लिमिट ऑलवेज पॉसिबल हो, ऐसा नहीं होता। और इसीलिए वो डिफरेंट टेस्ट डेवलप किए गए हैं सीरीज वाले, और सीक्वेंस में भी डिफरेंट टेस्ट डेवलप किए गए हैं। क्योंकि nth टर्म, पहली चीज तो सभी सीक्वेंसेज में nth टर्म निकलना पॉसिबल नहीं होता। nth टर्म निकल भी जाए तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं निकल पाती, तो लिमिट निकल जाए तो कभी कभी वो लिमिट डाउटफुल होती है। इसलिए इसमें थोड़े दूसरे टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। तो इसकी ना थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी है इसी की, जो ये लिखा है, देखो बताता हूं। इसका मीनिंग है xn माइनस l अप्रोक्सीमेटली 0, xn माइनस l अप्रोक्सीमेटली 0, या डायरेक्ट ये ना बोलना चाहो तो डायरेक्ट बोलो xn इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू l व्हेन n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी। When n is very large, xn is approximately equal to l। जो वो लिखा है वही ये लिखा है। इसका मतलब ये है कि xn माइनस l is very small 0 when n is greater than or equal to m. m may be however large. m is natural number and may be as large as you want। तो m की वैल्यू 10 की पावर 100 है तो n उससे भी ग्रेटर है, मतलब n अप्रोचेज इन्फिनिटी है। m की वैल्यू 10 टू द पावर 1000 है तो n उससे भी ग्रेटर है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है।
तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी को n ग्रेटर देन और इक्वल टू m कहते हैं। ये n m इंटीजर्स हैं, यहाँ जो भी हम यूज कर रहे हैं ना इंटीजर्स हैं, दे आर ऑल होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बोलो आप। इसका मतलब है कि xn माइनस एल का जो मॉड है ना वो एवरी पॉजिटिव नंबर से ये चीज लेस है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब व्हेन दिस इज स्मॉलर देन every positive number mod xn minus l is smaller than epsilon, where epsilon is very small positive number। ये चीज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर से भी ये लेस है, तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। सो दिस इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव नंबर for all n greater than or equal to m। तो अब आपकी डेफिनेशन इसी से रेडी होगी। डेफिनेशन बनी xn converges to l if for given epsilon greater than 0, however small, there exists positive real number, positive natural number m, there exists m such that mod xn minus l less than epsilon for all n greater than or equal to m। ये m बिलोंगिंग टू कैपिटल एन लिख देता हूं, नेचुरल नंबर। तो ये कन्वर्जेंट की आपकी डेफिनेशन तैयार हो गई। उसी से मोटिवेशन है, ये आपकी किसी भी बुक में ये मोटिवेशन नहीं लिखी होती है, ये तो हमने इसको सोचा समझा। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बताता रहता हूं कि इस लिमिट का मीनिंग ऐसा क्यों आया। नहीं तो सारे लोग ना ये डेफिनेशन डायरेक्ट लिखते हैं और बोलते हैं इसको याद करो। तो इसका लाइजन एक्चुअली उसी से है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू l, उसी को थ्योरी में ऐसा लिख देते हैं। तो अब आपको आप लोअर बाउंड, अपर बाउंड और बाउंडेड जो वर्ड्स हैं वो याद दिलाते हैं। ये फर्स्ट ईयर में आपके सामने आए थे, इनकी जरूरत है। सेट के थ्रू इसको आराम से समझा जा सकता है। सपोज करो ये सेट है आपका 2 3 4 5, ये सेट fx की वैल्यूज का सेट भी हो सकता है। fx हैज डिफरेंट वैल्यूज, दिस इज सेट ऑफ दोज वैल्यूज। तो इसमें क्या है, लोअर बाउंड, इस सेट का लोअर बाउंड होता है। इसी तरह ईच फंक्शन का लोअर बाउंड होता है कि फंक्शन ऑल्सो हैज डिफरेंट वैल्यूज लाइक दिस। तो बाद में हम इसको फंक्शन से और एक्शन से कनेक्ट कर देंगे, पहले सीख इसी से लो। लोअर बाउंड इज 2, सेट का सबसे स्मॉल मेंबर अगर उसमें एग्जिस्ट करता हो तो उसी को लोअर बाउंड कहते हैं। तो लोअर बाउंड कभी अकेला नहीं आता, देयर विल बी सेवरल लोअर बाउंड्स। या तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और एग्जिस्ट कर गया कहीं तो फिर इन्फिनिटली मैनी लोअर बाउंड्स होते हैं, यूनिक नहीं होता। तो हम आपको बताते हैं, तो लोअर बाउंड्स आर 2, और 2 से जितने भी स्मॉलर नंबर और सेट में बिलोंग नहीं करते वो भी सेट के लोअर बाउंड्स हैं। 1 0 -1 -2, दीज आर ऑल लोअर बाउंड्स। इन लोअर बाउंड्स में एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है 2, इसको GL भी कहते हैं। GLB of the set S is 2। इसको इनफिमम भी बोलते हैं और इसको जनरली L से डिनोट करते हैं। GLB ना L होती है।
इनफिमम भी इसको कहते हैं, इन्फ एस शॉर्टकट में बोल देते। तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और सेट को कहते हैं सेट इज बाउंडेड बिलो। ये इतनी कंसेप्ट हो गई लोअर बाउंड की। इसी तरीके से अपर बाउंड की बात, 5 इज एन अपर बाउंड। 5 इसका अपर, सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट को अपर बाउंड कहते हैं रफली। और जैसे लोअर बाउंड कभी अकेला नहीं आता, उसी तरह अपर बाउंड कभी अकेला नहीं आता। देयर विल बी सो मेनी अपर बाउंड्स। बेटे अपर बाउंड्स की लिस्ट थोड़ा सा आप बताओगे? So 5, 6, 7, 8, 9. Yes, these are all the upper bounds. Even 8.5 लिखोगे, that is also upper bound. Whole number जरूरी नहीं है. It can be decimal number, irrational number, can be anything. तो upper bounds हो गए। इन अपर बाउंड्स में सबसे छोटा अपर बाउंड भी है, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड। स्मॉलेस्ट अपर बाउंड 5, जिसे LUB भी कहते हैं। LUB ऑफ S इज 5। इसे सुप्रीमम ऑफ S इज 5। उसे इनफिमम कहते हैं, इसे सुप्रीमम कहते हैं। तो एंड सेट S इज बाउंडेड अबव बोलते हैं, अबव। और इसको जनरली U से डिनोट करते हैं। सुप्रीमम को U से, इनफिमम को L से डिनोट कर देते हैं। और अगर सेट में इनफिमम भी हो और सुप्रीमम भी हो तो सेट इज कॉल्ड बाउंडेड। लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी हो तो होल सेट एस इज बाउंडेड। या बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तो उसको सिर्फ बाउंडेड भी बोल सकते हो, बाउंडेड हियर। इस तरह आपने थोड़ा सा अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बारे में जाना। सेट के ग्रेटेस्ट एलिमेंट को रफली अगर बोलें, सेट के ग्रेटेस्ट एलिमेंट को अपर बाउंड मतलब कि सुप्रीमम कहते हैं, और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को इनफिमम GLB कहते हैं। अब आपसे हम आगे की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता रहता है, प्रूव दैट इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट गिवन एक्शन इज कन्वर्जेंट। इफ का मतलब गिवन टू, आप कह दो 2L, उन्होंने नहीं लिखा, आप अज्यूम करो एक्शन कन्वर्जेस टू L, देन दिस कन्वर्जेस टू यूनिक लिमिट। वो कहते हैं कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वन सीक्वेंस कैनॉट हैव टू डिफरेंट लिमिट्स। टू प्रूव दिस L इज यूनिक, लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस इज यूनिक, L इज यूनिक, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ स्टार्ट हो रहा है बेटा, देखना प्रूफ नहीं। सपोज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो कंट्रेरी अज्यूम कर लो। सपोज इफ पॉसिबल एक्शन कन्वर्जेज टू L एंड L डैश। अब आपको ना L इक्वल टू L डैश प्रूव करना है, ठीक है। तो
एक्शन कन्वर्जेस टू एल का मीनिंग ये है मॉड एक्शन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम विद यूजुअल नोटेशंस। वो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वो याद करके यहाँ लिख देना तो अच्छा लगेगा, नहीं लिखोगे तो आप बोल देना विद यूजुअल नोटेशंस वी हैव दिस। ठीक है, वो बार बार मैं क्या लिखूं, अभी लिख के दिया था मैंने वो गिवन एप्सिलॉन एंड ऑल। इसी तरीके से एक्शन कन्वर्जेस टू एल डैश भी लिया है आपने, तो इसका मीनिंग है मॉड एक्शन माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। एम की जगह पर पी भी आ सकता है, दूसरा लिया हुआ है तो और कोई फर्क नहीं आएगा, यहाँ एम की जगह पी आएगा, एन तो एन ही रहेगा, एन कैनॉट चेंज। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब क्या है, हम 1 और 2 को एक साथ यूज करना चाहते हैं, हमें एल इक्वल टू एल डैश प्रूव करना है इसमें से और एक्शन को रिमूव करना है। तो ये दोनों रिजल्ट एक साथ यूज करने के लिए इनकी डोमेन सेम होनी चाहिए। वो रिजल्ट एन ग्रेटर देन एम के लिए वैलिड, ये रिजल्ट एन ग्रेटर देन पी के लिए वैलिड। ये नहीं चलेगा, ये आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट डोमेन्स कैनॉट बी एडेड। इसका डोमेन दूसरा है, इसका डोमेन दूसरा है, तो इन दोनों को ना ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट, ना एक साथ यूज कर सकते हो, इनके रास्ते अलग अलग है। आपकी ड्यूटी है इन दोनों की डोमेन सेम करें फिर इसको यूज कर सकते हैं। एक और बात हो गई, ये एक्शन हाँ लिखा तो ठीक है, तो एम ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, यहाँ पी लिखे हुए थे वहां एम लिखे हुए थे, तो इसका एक तरीका अवेलेबल है, लेट एम पी है ना, कुछ और ले लेते हैं एम ग्रेटर देन एस ले लो, कुछ नहीं, एस बी मैक्सिमम ऑफ एम कॉमा पी। अगर हम एम पी में से जो ग्रेटर है उसे एस बोल दें तो एम और पी को आप एस से रिप्लेस कर सकते हैं, जो ग्रेटर है उसे एस बोल दो। जैसे कि 5 ग्रेटर देन 2 है और वही 5 ग्रेटर देन 3 भी है, तो इन दोनों में से जो ग्रेटर है ना उसको ले लो और 5 ग्रेटर देन 3 बोलो। इन दोनों के बदले में ये बोल दोगे तो राइट है, जब 3 से भी ये ग्रेटर है तो 2 से ग्रेटर अपने आप हो जाएगा। तो ऐसा आपने क्या किया, कौन सा लिया, मैक्सिमम ऑफ 2,3 लिया, 3 को आपने एस लिया, तो 3 को एस लिया तो क्या हुआ कि जो 5 था वो ग्रेटर देन एस हो गया। तो इन दोनों का कंक्लूजन हो जाता है कि एन ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन पी, तो एन ग्रेटर देन एस हो जाता है। मैं थोड़ा सा राइटिंग अलग करूंगा। देन दिस विल हैपन एक्शन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, देन तो रहेगा, और एक्शन माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एस। दोनों का डोमेन सेम हो जाएगा। अगर आपने एस इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एम पी इंट्रोड्यूस कर दिया तो दोनों रिजल्ट्स का डोमेन सेम हो जाएगा। अब आप इनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवीजन करो, जो जरूरत हो वो करो। बेटे ये समझ में आया, मैंने बताया आपको एग्जाम्पल, किसको नहीं आया ये? इसीलिए ये यहाँ पे हमेशा मैक्सिमम ऑफ बीज ले लेते तो डोमेन सेम हो जाती है। ये हमारे मैथमेटिशियंस ने ट्रिक बताई हुई है और आपको मैंने समझा भी दिया कि इस ट्रिक का मीनिंग क्या है। ठीक है ना? हाँ, नहीं ये लिखा कहीं नहीं है क्यों है ऐसा, क्या है, बस एक दूसरे को बता दे। हमने आपको बता दिया, आपने याद करके किसी और को बता दिया, उसने याद करके अगले, ऐसे चले जा रहा है। लेकिन इसका सही ये है बताया। ओके।
अब आपको L इक्वल टू L डैश प्रूव करना है, तो हमारे साथ हो लीजिए, अभी प्रूव हो जाएगा। मॉड L माइनस L डैश इक्वल टू 0 अभी मैं ला देता हूं, ये देखना, अभी ये 0 आ जाएगा तो L इक्वल टू L डैश हो जाएगा, इक्वल टू मॉड L माइनस एक्सएन प्लस एक्सएन माइनस L डैश। क्यों? उन दोनों को देख के लिखा हमने, वो ऊपर लिखे, उनको यूज करना है इधर। तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड L माइनस एक्सएन प्लस मॉड एक्सएन माइनस L डैश। जो L माइनस एक्सएन है ना, उसको एक्सएन माइनस L लिख सकते हो। और ये लेस साइन तो शायद आपको समझ में आया होगा, मॉड A प्लस बी less than or equal to mod A plus mod B has been applied. ये thinking this as A, thinking that as B. और mod A minus B, mod B minus A इक्वल होते हैं, इसलिए इसको ये लिख दिया। अब ये लिखा क्यों? लिखा इसलिए कि एक्सन माइनस एल हमें उधर दिया हुआ है। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। हमारे मैथमेटिक्स में कहीं 2 एप्सिलॉन जब आने लगता है तो इसको एडजस्ट करके एप्सिलॉन लाया जाता है। 2 एप्सिलॉन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, पर मैथमेटिकल ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए इसे एप्सिलॉन बाई 2 लिखा जाता है। तो वो कैसे होगा? वो अब इसके ऊपर आप जाइए, जहां एप्सिलॉन लिख के आए वहां सब जगह एप्सिलॉन बाय 2 कर दीजिए, सारी जगह पर एप्सिलॉन बाय 2। सभी इक्वेशंस में अकेला एप्सिलॉन लिखा उसे मत बदलना, जो इक्वेशंस लिखे हुए हैं इनइक्वालिटीज उनमें एप्सिलॉन बाय 2 कर दीजिए, तो वो ही फिर यहाँ कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर रिजल्ट एप्सिलॉन आ जाएगा। अब हो गया L माइनस एल डैश लेस, अब भी वैलिड है, लेस के बाद चाहे कितने भी इक्वल लगा दो, लेस साइन आपका वैलिड बना रहता है। तो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू s। इसका मतलब जानते हैं ना, लिमिट ऑफ L इज इक्वल टू L डैश। इसका मतलब ये हुआ, मैं बताता हूं, यहां समझो, क्योंकि n ग्रेटर देन s है ना, इसका मतलब है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है इसका मतलब। इसका ओरिजिनल मीनिंग ये है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ L इज इक्वल टू L डैश। वो डेफिनेशन हमने आपको बताई थी और उसी डेफिनेशन के बेस पर इसका मीनिंग ये बैठता है बिल्कुल। लेकिन दिस इज फ्री फ्रॉम n, इसका सफिक्स n नहीं है, इस वजह से L इक्वल टू L डैश। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो बीच वाली लाइन है वो किसी भी बुक में नहीं मिलेगी और ना कोई प्रोफेसर इसको बताता है इस लाइन को, बल्कि यहां पर लिख देते हैं कि एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरली स्मॉल देयरफॉर L इक्वल टू L डैश। ठीक है, पर सही बात यह है कि ये रिजल्ट तभी वैलिड है जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू s हो, लेकिन इस रिजल्ट में n इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से डायरेक्टली L इक्वल टू L डैश सारे लोग लिखते हैं और राइट है। तो एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरली स्मॉल, ये वर्ड खूब यूज करते हैं और इस वर्ड के बेस पर ये लिख देते हैं, जबकि सही तो यही है, आर्बिट्रेरली स्मॉल। ये यहां भी तो था आर्बिट्रेरली स्मॉल, यहां पर मॉड एक्सन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 जब आप डिफाइन करते हो तो वहां भी एप्सिलॉन आर्बिट्रेरली स्मॉल होता है, यहां भी। फिर एक्सन कन्वर्जेस टू एल बोलते हैं, एक्सन इक्वल टू एल तो नहीं बोलते, यहां एक्सन इक्वल टू एल तो नहीं कहते, एप्सिलॉन तो वहां भी स्मॉल था। तो यहां पर एल इक्वल टू एल डैश कहते हैं वो इसलिए कि एल का जो लिमिट है वो एक्चुअली एल आता है, एल में सफिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां एक्सन में क्या है, सफिक्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए एक्सन इक्वल टू एल नहीं कह सकते। यहां पर सफिक्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए एल को एल डैश बोल सकते हैं, बोलते हैं। एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरीली स्मॉल
सारे लोग यही सेंटेंस लिख के और L इक्वल टू एल डैश, मैंने आपको बिल्कुल सही सिखाया, ये हमारी अपनी क्रिएशन। और सो देयरफॉर लिमिट इज यूनिक। इस तरह आपने यूनिकनेस ऑफ लिमिट का आर्टिकल कंप्लीट कर लिया, और एग्जाम में अगर आ जाए तो जरूर करिए देता है। हम आपको अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर ले चलते हैं, देखते हैं अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हमने कुछ रख रखी है। सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बार बार आते रहते हैं। प्रूव दैट monotonically increasing sequence which is bounded above converges to its least upper bound। इसीलिए मैंने आपको LUB GLB के कुछ टर्म सिखाए थे। तो ये कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग ना दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जैसे xn प्लस 1 ग्रेटर देन xn, तो इसे कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग, मोनोटोन इंक्रीजिंग, उसमें ये ग्रेट इक्वल साइन भी आ जाता है, तो इसको कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये हमने पहले सिखाया हुआ है कि अगला टर्म ग्रेटर है, पिछला टर्म स्मॉलर, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। कौन सा है ये? वैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को अगर मोनोटोन इंक्रीजिंग बोल दिया तो चल जाएगा, पर मोनोटोन इंक्रीजिंग को ऐसे 1 1 1, ये मोनोटोन इंक्रीजिंग बोला जा सकता है, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते। और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसको मोनोटोन बोल सकते हैं, क्योंकि वो इसमें कवर्ड है इसलिए। तो ये तो छोटी सी बात थी। तो आपका ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये तो रफली हमने वैसे बताया। आपका ये सीक्वेंस भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। लेकिन ये थ्योरम हम ये लिख दें तो डेवलप होने में प्रॉब्लम आती है, डेवलप नहीं होती। इसलिए इंक्रीजिंग का अपना इनका खास मीनिंग है ये वाला, xm लेस देन xn फॉर ऑल m लेस देन और इक्वल टू n। ये बिल्कुल सही है। x अगर m स्मॉल तो xm स्मॉल होना चाहिए, बिल्कुल। ये x1 है और ये x2 है, तो क्या है? सॉरी x2 है, तो क्या है? x1 लेस देन x2 फॉर 1 लेस देन 2, यही वो डेफिनेशन लिखी हुई है। अब ये भी सही है, ये सूट नहीं करती थ्योरम प्रूव करने के लिए, वो चाहिए। अब वो है क्या? वो ये है, कुछ नहीं है, खास बात नहीं है, सही लिखा है। x1 लेस देन x2 होना चाहिए फॉर 1 लेस देन 2, दिस सफिक्स x2 लेस देन x3 होना चाहिए फॉर 2 लेस देन 3। तो कहने का मतलब जो इंक्रीजिंग की डेफिनेशन है यहां पर, वो ये वाली डेफिनेशन से आराम से प्रूव हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये दूसरी चीजें नहीं लिखते, यही लिखना पड़ेगा, तब ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई चीज टीचर ने बोल दी याद करो, तो ये मजबूरी होती है कई जगह। मैं तो सोचता हूँ इससे प्रूव करने से प्रूव होता नहीं है रिजल्ट, तो आपको हम प्रूव करके देते हैं। ये क्या कह रहा है? प्रूव दैट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस गिवन xn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबव। यस, एक चीज ये दी हुई है और एक दिया हुआ है xn इज बाउंडेड अबव, और बाउंडेड अबव है ना, तो उसका लीस्ट अपर बाउंड LUB सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल। बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करती है। तो xn इज बाउंडेड अबव
लेट यू बी सुप्रीमम LUB ऑफ एक्सएम। अज्यूम कर लिया। अब हमने वही वर्ड यहाँ लिखने हैं और वो वर्ड मैं आपको बोलूंगा याद करना, क्योंकि चॉइस नहीं होती वहां। और यहाँ पे भी 2 वर्ड लिखने, 1 उधर लिखूंगा, 2 इधर लिखूंगा। ये LUB की 2 प्रॉपर्टीज हैं वो लिखूंगा, और वहां इंक्रीजिंग की वो डेफिनेशन है, स्पेशल डेफिनेशन। दूसरा कुछ कर दिया तो ये प्रूव नहीं होगा फिर आप पे। और ये जो मैं बता रहा हूं वो लिख देंगे तो आराम से डेवलप हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो विद यूजुअल नोटेशंस वी हैव एक्सएम लेस देन एक्सएन। एक सेकंड, ये पेंसिल थोड़ा रेड लिख देता हूं, रेड, जो कि आपको नोटिस में रहेगा। एक्सएम लेस देन एक्सएन फॉर ऑल m लेस देन और इक्वल टू n। और ये है बिल्कुल सही है, इसी को इंक्रीजिंग कहते हैं। जब m लेस हो तो xm लेस होना चाहिए। 5 लेस देन 6 तो x5 शुड बी लेस देन x6। इंक्रीजिंग की सही डेफिनेशन है ये। ओके, और सही भी है और सूटेबल भी है। तो ये हो गई इनइक्वालिटी नंबर 1 भी कैसे। अब इसमें ना LUB की प्रॉपर्टीज होती है। U LUB ले लिया तो देयरफॉर U क्या है, अपर बाउंड है। तो नेचुरली ईच एक्सएन लेस देन और इक्वल टू U, जिसमें कुछ खास बात नहीं है इसको एक्सेप्ट करने में। ईच एक्सएन लेस देन और इक्वल टू U, क्यों? क्योंकि U इज अपर बाउंड। तो ये सही लिखा है। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। अगर आप यहां लेस लगाओगे ना तो U के तो ये इक्वल भी हो सकता है। U में थोड़ा ऐड कर दो, एप्सिलॉन ऐड कर दो, फिर ये इक्वल साइन हट जाएगा। हमें इक्वल साइन रिमूव करने की जरूरत है, कुछ नीड है हमारी। ये इक्वेशन नंबर 2 भी। U अपर बाउंड है। U अपर बाउंड को इन्फिनिटी होने से बचाना भी होता है, इसलिए अपर बाउंड की एक और प्रॉपर्टी है कि अपर बाउंड में से थोड़ा सा भी अगर कम कर दें तो किसी न किसी एक्सएम से ये कम हो जाना चाहिए, नहीं तो U के इन्फिनिटी बन जाने के चांस हो जाते हैं। इसलिए ये LUB की प्रॉपर्टी यहां पर हमें यूजफुल है, हमें वो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ रही है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। जो रेड पोर्शन लिखा हुआ है ये याद करे बिना प्रूफ होता नहीं है, और ये तब है जब एकदम से मैंने इजी मेथड से कराया, नहीं तो लिखते जाओ बहुत मुश्किल है। ये 2 बातें अगर किसी तरह हो जाए, याद करने का तरीका बताया। एक्सएम लेस देन एक्सएन फॉर ऑल m लेस देन n। एक्सएन लेस देन और इक्वल टू U, जो कि अपर बाउंड की बिल्कुल सीधी सीधी प्रॉपर्टी है। फिर U में से कुछ कम करके लेस देन एक्सएम हो जाना चाहिए। तो ये अगर आप याद कर सको तो या तो थ्योरम हो जाएगी आपकी, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप 1 2 3 को टुगेदर करो। 1 2 3 को आप मैच कर दो। ये जो रिजल्ट्स हैं एक्सएन लेस देन और इक्वल टू U फॉर ऑल n होते हैं ये, और ये फॉर ऑल m होता है। तो m लेस देन n के लिए ये सारे वैलिड हैं उस डोमेन के लिए। ये फॉर ऑल n m आपको लिखना जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि कल को आप बोलोगे वो और किसी डोमेन पे थे, ये किसी और डोमेन पर थे। तो इनकी डोमेन्स m लेस देन और इक्वल टू n के लिए सारे वैलिड हैं। ये एवरी n के लिए वैलिड है, ये एवरी m के लिए वैलिड है, इसमें n है नहीं। तो m लेस देन और इक्वल टू n के लिए ये सारे वैलिड हो गए। ये सभी n के लिए वैलिड है, तो m लेस देन और इक्वल टू n के लिए भी वैलिड है। तो उस डोमेन के लिए सारे रिजल्ट एक साथ वैलिड हैं। इनको आप मैच कर दो और आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। करो, स्टार्ट करो। देखो आपको दिखाता हूं, यहां से स्टार्ट करो। U माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सएम, इस एक्सएम के साथ यहां चले जाइए तो एक्सएम लेस देन और इक्वल टू
एक मिनट, u माइनस एप्सिलॉन लेस देन xm, xm लेस देन और इक्वल टू xn, और उस xn के साथ यहां आ जाइए लेस देन और इक्वल टू u, xn ना यहाँ है ना, नीचे वाला लिखो, नीचे वाला ये वाला रिजल्ट, लेस साइन लगाओ, लेस देन u प्लस एप्सिलॉन, वो हमें सूट नहीं करेगा लेस देन और इक्वल टू u। हुआ क्या, u माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn रख लो अपने पास, लेस देन u प्लस एप्सिलॉन रख लो। अगर आपको मॉड ठीक से आता है तो इसी को मॉड xn माइनस यू लेस देन एप्सिलॉन कहते हैं। जो ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है इसी को ये कहते हैं, शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अब याद कर लो। और ये आया कब, फॉर ऑल एन ग्रेट, फॉर ऑल आपके सामने देखो वो है m लेस देन और इक्वल टू n आया, फॉर ऑल m लेस देन और इक्वल टू n आया हुआ है, ठीक है। अब देखना, मॉड xn माइनस यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, ये कहता है n अप्रोचेज इन्फिनिटी और ये कहता है xn कन्वर्जेज टू u। सो सीक्वेंस xn कन्वर्जेज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड u, सुप्रीमम को कन्वर्ज करता है। ये थ्योरम आपकी प्रूव हो गई। जो ये रेड पोर्शन, ये याद करना रिक्वायरमेंट है थ्योरम की, और ये थ्योरम टोटली नेचुरल है, नेचुरल, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू डू। और ये जो रेड पोर्शन है वो मैंने समझाया, जो पॉसिबल था उतना बताया। ये वो फर्स्ट ईयर में है ना, LUB GLB, तो फर्स्ट ईयर में आपने लॉन्ग बैक छोड़ दिए, उन्हीं में ये प्रॉपर्टीज हैं, वहां पे उनका प्रूफ भी है इसका। लेकिन अब प्रूफ कर, यहाँ प्रूफ तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ गया। बेटे डाउट पूछ लो। प्रॉपर्टी ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। तो इस थ्योरम में आपने सीखा क्या, थ्योरम में आपने सीखा कि कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यहां शायद आपको दिख रहा है x1, उसके ऊपर x2, उसके ऊपर x3, ऐसे इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव का मतलब इसका अपर बाउंड होगा यहां पर u। तो जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, वो दैट कन्वर्जेज टू u, याद कर लो। इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव हुआ तो u को कन्वर्ज कर जाएगा, और इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं हुआ तो डाइवर्ज कर जाएगा इन्फिनिटी को, प्लस इन्फिनिटी, ये u की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। इंक्रीजिंग सीक्वेंस विल कन्वर्ज टू इट्स अपर बाउंड, और अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्ज कर जाएगा, और डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। ओके, एक मिनट। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेज टू u, और मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग, एक मिनट, एंड बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड अबव होना चाहिए, वो u को कन्वर्ज कर जाएगा। अब मोनोटोन इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव नहीं है, अनबाउंडेड अबव, ऊपर से बंधा हुआ नहीं है, टाइड अप नहीं है, तो क्या होगा, तो डाइवर्ज करेगा, इन्फिनिटी को भाग जाएगा। तो डाइवर्जेज टू प्लस इन्फिनिटी। ये दो सेंटेंस मैंने लिखे, इनको याद करना है, कमिट टू मेमोरी। मैं इनकी फिगर भी दे देता हूं, अभी दी थी फिगर, x1, x2, x3। इस तरह से जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो अगर वहां पर u है तो u को कन्वर्ज करेगा, और ये x1, उसके ऊपर x2, ऊपर x3 इंक्रीजिंग है, और वहां u एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो डाइवर्जेज टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। बाउंडेड अबव है फिर अच्छी बात है, नहीं बाउंडेड अबव है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी सीक्वेंस।
ये मैंने आपको जो पॉसिबल था वो बताया। इसी तरह डिक्रीजिंग का होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो विल कन्वर्ज टू एल, दैट इज इन्फिमम, जीएलबी कहते हैं जिसको, जीएलबी को कन्वर्ज करती है। वो थ्योरम आपको प्रूव करके देता हूं। ये तो था क्वेश्चन 1। ये है नेक्स्ट थ्योरम, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस एक्शन विच इज बाउंडेड बिलो कन्वर्जेस टू जीएलबी। जो डिक्रीज हो रही है वो जीएलबी एल को कन्वर्ज करेगी। इजी टू अंडरस्टैंड थ्योरम बताता हूं, स्टेटमेंट याद भी रखनी है आपको। इधर देखो, x1 उसके नीचे x2 डिक्रीज हो रही है, उससे कम x3 डिक्रीज हो रहा है। कहां को जा रहा है? अगर ये बाउंडेड बिलो है तब तो ये इसको कन्वर्ज कर जाएगा एल को, बाउंडेड बिलो है तो ये जीएलबी इन्फिमम को कन्वर्ज कर जाएगा। अब ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, x1 x2 x3 डिक्रीज तो कर रहा है, और इधर इसको अनबाउंडेड बिलो, नीचे बाउंड है नहीं, अनबाउंडेड बिलो है, तो ये माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर जाएगी। बड़ी मतलब इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। देखो डायग्राम बना के दिया हमने सही सा। अभी अपवार्ड वाला दिया था, ऊपर को सीक्वेंस जा रहा है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसको यहां पर यू मिलना चाहिए। यू मिलेगा तभी जब ये बाउंडेड अबव होगा, इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव। इंक्रीजिंग तो दिख रहा है सीरियल से, बाउंडेड अबव होगा, यू को कन्वर्ज कर जाएगा। लेकिन इंक्रीजिंग तो है और उसको बाउंड मिला नहीं कोई वहां रास्ते में, तो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर जाएगा। अनबाउंडेड अबव विल डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। बेटे डाउट पूछो। देखो कितना अच्छा अच्छा फिगर मैंने बना के दिया, आपकी किसी बुक में नहीं, कोई नहीं बताएगा, मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरे माइंड में इस तरह की चीजें आती हैं, मैं अपने स्टूडेंट को बताता रहता हूँ। ये इजी टू रिमेंबर, चारों फैक्ट याद करने आपको। अब मैंने इसमें से एक और का प्रूफ आपको देता हूं। वैसे तो प्रूफ इनके चारों के होते हैं, दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो कुछ कम इंपॉर्टेंट है, तो वो कम इंपॉर्टेंट वाले फिर से कभी टाइम और मिला तो और बताऊंगा। थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले अभी बता रहा हूं। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब याद करो, अभी मैंने इंक्रीजिंग काफी देर समझाया था। एक्सएन लेस देन एक्सएम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम, इसे डिक्रीजिंग कहते हैं। और विद नोटेशन एनएम को आप चेंज कर दोगे ना इनको, तो दूसरे से लाइजन इसका खत्म हो जाएगा। एनएम को इंटरचेंज कर दें तो डिक्रीजिंग की डेफिनेशन बराबर है, सही है, पर आपको सूट नहीं करेगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप विद नोटेशन याद करें, थ्योरम करनी है तो विद नोटेशन। अगर एन सफिक्स हमने बताया तो एन ही याद करोगे आप, दूसरा याद कर लिया फिर होगा नहीं, तो इसके साथ लाइजन खत्म हो जाएगा। अगर वो बदल दिए तो नीचे भी बदलना पड़ेगा। तो जो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है ना, तब तो हम चेंज कर लेते हैं, यस वहां एम एन कर दो तो उसी हिसाब से इधर भी एम एन एम बदल देंगे। दूसरा तरीका है कि एक्सएन लेस देन एक्सएम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम, इसी फॉर्मेट में आपको याद करना है। अब जीएलबी इसकी एल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सएन और एक्सएम लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर सम इंटीजर एम। ये जीएलबी की दो प्रॉपर्टीज है, इनमें एक डेफिनेशन है, जीएलबी की ये डेफिनेशन है और ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से दोनों ये तीन वर्ड हैं, 1 2 3, याद करने के अलावा इनका रास्ता कोई भी नहीं होता। फिर मैंने तो पिछली बार समझाया था, उसी तरह से भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इसके बाद क्या है, 1 और 2 को मर्ज कर दो, आंसर आ जाता है फटाफट।
और बुक्स में ये काफी हार्ड तरीके से मटेरियल लिखा होता है। वो क्या करते हैं, पहले यहाँ एम एन कर लेंगे, ये कर लेंगे, फिर बाद में इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसमें फिर दिक्कत आती है। इसमें हमने सही नोटेशन दे दिए, बस थोड़ा याद करने का काम जो है वो तो स्टूडेंट को ही करना होता है। तो इनको मर्ज कर दो। तो एक्शन से स्टार्ट करो, 1 मिनट, यहां से स्टार्ट करो, एल माइनस एप्सिलॉन से स्टार्ट करो, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्शन। अब एक्शन के साथ ऊपर चले जाओ, एक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्सएम। एक्सएम के साथ यहाँ नीचे चले आओ, लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्शन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ये हो गया मॉड एक्शन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। किसके लिए? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। तो ये क्या हो गया, इसी को तो कहते हैं लिमिट ऑफ एक्शन इज एल। इसी का मीनिंग है एक्शन कन्वर्जेस टू एल, और थ्योरम आपकी प्रूव होगी। बस ये जो चीज है ना, 1 2 3 विद नोटेशन, जिसको भी याद होंगे वो डेवलप कर लेगा, और याद नहीं होंगे तो ट्रायल से फिर ट्रायल में फंस गया, ट्रायल करने पड़ेगा 2 4, तब आएगा, ये जल्दी आएगा नहीं। या काम कर सकते हो, ये वाली इक्वेशन एक याद कर लो, ये वाली, और इसके पार्ट कर करके उधर लिख दो। सिंगल इक्वेशन यू कैन रिमेंबर ये, और फिर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके उनको लिख दो बाद में। ये इजी टू रिमेंबर है ये वाली। ऐसे ही उसका ये वाला स्टेज याद कर लेना। जैसे अगर मुझे याद करना हो, सपोज करो मैं ये लाइन याद कर लूंगा, ये एक ही लाइन सारी चीज को, पूरी थ्योरम का की ये है, जो मुझे अभी भी नोटिस में आया कि हम अपने लिए खुद भी हमें याद करते थे ना, तो कोई हिसाब से याद करना होता है। तो बस ये है, एन पहले एम बाद में, और उसमें भी ऐसा ये इसी तरह का कुछ होगा, वो सामने तो है नहीं, तो नहीं तो उसको फिनिश भी हो चुका, दोबारा भाग के आ जाना। तो वो याद कर लो और उनको कॉमन सेंस से लिख दो, बस हो गया बेटे। और पूछो, कुछ और पूछना हो। अब ये आ गया, प्रूव दैट मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। इन्होंने एक मोनोटोनिक सीक्वेंस दिया हुआ है। मोनोटोनिक सीक्वेंस थ्योरम के दोनों पार्ट में ये वर्ड वैलिड रहेगा। आपका जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक रहेगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? सीक्वेंस इज मोनोटोनिक गिवन बाय एक्शन। सीक्वेंस इज मोनोटोनिक एंड दैट मोनोटोनिक इज गिवन बाय एक्शन। मोनोटोनिक सीक्वेंस दिया हुआ है, प्रूव क्या करना है? कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। मतलब आपको प्रूव करना है गिवन कन्वर्जेंट प्रूव बाउंडेड, गिवन बाउंडेड प्रूव कन्वर्जेंट। दो प्रूव करने हैं। किसे प्रूव करना है? मोनोटोनिक सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसा है? मोनोटोनिक है। कन्वर्जेंट है तब भी वो मोनोटोनिक है, बाउंडेड है उस टाइम भी वो मोनोटोनिक है। सीक्वेंस सारे क्वेश्चन में मोनोटोनिक है। अगर वो बाउंडेड है तो भी मोनोटोनिक, अगर वो कन्वर्जेंट है फिर भी मोनोटोनिक। आपको प्रूव करना है कि ऐसा मोनोटोनिक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, ऐसा मोनोटोनिक सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा। वो इंट्रोडक्शन में लिखा, इसीलिए हमने गिवन में नहीं लिखा। तो एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट के लिए नेसेसरी पार्ट, एक्शन इज कन्वर्जेंट, हमने कन्वर्जेंट अज्यूम कर लिया, बाउंडेड प्रूव करूंगा। फिर कन्वर्सली एक्शन इज बाउंडेड टू प्रूव कन्वर्जेंट। दोनों केस में सीक्वेंस कैसा है? मोनोटोनिक। वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग सोचते हैं ना कि मोनोटोनिक वर्ड फर्स्ट पार्ट के लिए है। नहीं, मोनोटोनिक वर्ड फुल क्वेश्चन के लिए है। इस क्वेश्चन में सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक ही है, चाहे ये वाला पार्ट करो चाहे वो वाला पार्ट करो। ओके, सो प्रूफ स्टार्ट्स नाउ। एक्शन
कन्वर्जेज टू एल सी, बोलना पड़ेगा क्योंकि एक्शन कन्वर्जेंट और बाउंडेड प्रूव करना है। तो कन्वर्जेंट है तो कहाँ को कन्वर्ज कर रहा है, किसी लिमिट को कन्वर्ज कर रहा है, लिमिट का नाम एक्शन, लिमिट का नाम एल। सो मॉड एक्शन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। फिर इसको नोटेशन को आगे इसको ओपन करना आपको आता है, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्शन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। इसके किसी भी वर्ड पर डाउट है आप हमें पूछोगे, मैं पूरा बता दूंगा ठीक से। रट्टे लगाने वाले चक्कर इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। जैसे मैंने खुद रट्टे नहीं लगाए हुए हैं ना, मेरे पास यहाँ नोट्स हैं इसके, ठीक है। हाँ बिल्कुल सामने, कभी भी हम पे लिखा लो, मैं पक्का लिख दूंगा। तो आसान है, मतलब कुल मिलाकर आसान है। एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, एक्शन कन्वर्जेस टू एल का ये मीनिंग हुआ तो करता है विद यूजुअल नोटेशंस, यहां लिख देना विद यूजुअल नोटेशंस वी हैव द फॉलोइंग एल माइनस एप्सिलॉन। अभी ये क्या हो गया पता है, आपका सीक्वेंस बाउंडेड हो गया। ये लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड, ये लोअर बाउंड, वो अपर बाउंड, दोनों तरफ तो लिखा है, एक तरफ एल लिखा है, दूसरी तरफ यू लिखा है। एक्शन आपका बाउंडेड हो गया। अगर मैं बोल दूं एक्शन बाउंडेड हो गया तो किसी को ऑब्जेक्शन है क्या? ओके, ये ना इतने से बाउंडेड हो नहीं पाया, हमें ही ऑब्जेक्शन है। अगर आपको नहीं है तो आई हैव ऑब्जेक्शन कि दिस सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड ओनली फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ये अगर हट जाए ना रास्ते से ये, तो ये रियली बाउंडेड प्रूव हो गया। लेकिन ये बाउंडेड है कैसा? कंडीशनली बाउंडेड। इसके साथ एक कंडीशन है, एन ग्रेटर देन एम होगा ना तभी बाउंडेड है, और एन लेस देन एम होगा तो वो पता नहीं बाउंडेड है कि अनबाउंडेड, उसकी तो यहां कोई बात ही नहीं हुई। तो आप क्या करोगे, एल माइनस एप्सिलॉन, इसे समझने की ट्राई करो। एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू है एम या फिर ग्रेटर देन एम। एन की वैल्यू या तो एम है या फिर ग्रेटर देन एम, एक्सएम प्लस 1, एक्सएम प्लस 2 ऐसा है, लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। तो ये आपका एक्सएम फुली बाउंडेड नहीं हुआ, वो छूट गए x1, x2, x3, xm माइनस 1। ध्यान दो, ये फुली बाउंडेड नहीं हो पाया। x1, x2, x3, xm माइनस 1, इनमें से कोई एलिमेंट जब यहां एंट्री करेगा तब इस एल माइनस एप्सिलॉन का क्या होगा पता नहीं। एल माइनस एप्सिलॉन लेस रह भी पाएगा कि नहीं। जब x1 उठ के यहां एंट्री करेगा, हो सकता है x1 से एल माइनस एप्सिलॉन स्मॉलर ना हो, क्या पता क्या होगा। तो और इनको इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है, तभी आपका सीक्वेंस बाउंडेड प्रूव हो पाएगा। ये टर्म रह गए, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट देम हियर, तब आपका सीक्वेंस बाउंडेड हो पाएगा। आपका सीक्वेंस अभी कंडीशनली बाउंडेड है। इतने टर्म बचे हुए, पता नहीं 100m की वैल्यू अगर 101 लेते हो तो 100 टर्म बचे हुए, ये तो बाउंडेड हुआ ही नहीं अभी। तो इसके लिए आप एक काम करो, लेट के बी मिनिमम ऑफ, मिनिमम जो कम हो वो उसे के कह देना। किसमें से कम हो? इनमें से कम हो, या एल माइनस एप्सिलॉन भी यहां रख लो। एल माइनस एप्सिलॉन, x1, x2, ये जो छूटे हुए हैं उनको ले लो, और एल माइनस एप्सिलॉन ले लो। उन सब में से जो स्मॉलर नंबर है उसे के ले लो। तब क्या होगा? तब के का जगह यहां आ जाएगा, क्योंकि के इज आइदर एल माइनस एप्सिलॉन
और लेस देन दैट, क्योंकि के लिया हुआ है मिनिमम ऑफ दीज। तो इस अजम्पशन में के की जगह इधर बन जाती है और के डैश एक और लीजिए, एंड के डैश इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दीज। एल प्लस एप्सिलॉन लेना पड़ेगा, मैक्सिमम ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन x1 x2 x3 xm -1। आपको एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 लेके देख लेना। इस के और के डैश की अजम्पशन में ये जो के है वो इधर लिखा जाएगा और के डैश इधर लिखा जाएगा और फैक्ट्स आपके ट्रू बने रहेंगे। तो क्या हुआ, के लेस देन और इक्वल टू एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन दी टर्म्स। ये जो यहां कमी थी वो इनसे पूरी हो गई। x1 x2 xm -1 xm, ये सब जो वहां कम थे वो अब आगे गेम में, ये देखो फुल सीक्वेंस हो गया। लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन और लेस देन और इक्वल टू के डैश। इस अजम्पशन के अंडर में जो के की जगह एल माइनस एप्सिलॉन के लेफ्ट में पहुंच गई और के डैश की जगह एल प्लस एप्सिलॉन के राइट में पहुंच गई, और ये जो एलिमेंट हैं वो बीच में एंट्री कर गई। इसका मतलब ये हुआ के लेस देन, ये फुल सीक्वेंस इसको इग्नोर कर दो, बीच से हटा दो, xn लेस देन के डैश, लेस देन और इक्वल टू नहीं ना, बीच में लेस साइन है ना, वो वैलिड है, लेस देन और इक्वल टू वैलिड नहीं है। इसी तरह ये इक्वल वैलिड नहीं है, बीच में लेस साइन है वो वैलिड है। स्ट्रिक्टेस्ट साइन जो होता है वो वैलिड होता है। तो k लेस देन xn लेस देन k डैश, ये ऐसा मैंने साइन लगाया, ये वाला, ये साइन थोड़ा हटा सकते हो, k लेस देन xn लेस देन k डैश फॉर ऑल n लिख सकते हो इधर। अब क्या हुआ, सीक्वेंस इज बाउंडेड n ग्रेटर देन m वाली बात हट गई, फॉर ऑल n की वैल्यू जो मर्जी है वो लिखो यहां। सो सीक्वेंस xn इज बाउंडेड। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड जरूर होगा। एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी। ये अरेंजमेंट है, मैंने बिल्कुल साफ सिखाया। ये नंबर यहां अंदर जब एंट्री करेंगे तो एल माइनस एप्सिलॉन की पोजीशन डर्टी भी हो सकती है, हो सकता है यहां ना ही आई है। इसीलिए के लेस देन और इक्वल टू एल माइनस एप्सिलॉन, ये मिनिमम जब लोगे तब ये यहां पे एल माइनस एप्सिलॉन अपनी जगह पर भी बना रहेगा और के उससे लेफ्ट साइड में स्लिप हो जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल लेके देखा जा सकता है। हमारे पास बहुत सारा इनफाइनाइट टाइम हो ना, फिर हम ये चीजें एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की पोजीशन में होते हैं, एग्जाम्पल बना लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, बता देते हैं, टाइम बड़ा लगता है। ओके, तो इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। सीक्वेंस इज मोनोटोनिक एंड वी हैव प्रूव्ड बाउंडेड। यस सर, हमें क्या पता अगर x1 x2 में कोई इनफाइनाइट टर्म हुई माइनस इन्फिनिटी, तो हम k को तो माइनस इन्फिनिटी लेट नहीं कर सकते ना। k को फाइनाइट है नंबर नहीं, इनमें कोई भी नंबर इन्फिनिटी नहीं है बेटे। सीक्वेंस है, प्रॉपर सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, इनमें कोई भी टर्म इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं है। फाइनाइट सीक्वेंस का पहला टर्म तो फाइनाइट होगा कम से कम। ठीक है, यस सर, ठीक है। फर्स्ट टर्म फाइनाइट होगा कम से कम। ओके, अब हम इसका कन्वर्स प्रूव करते हैं। कन्वर्स भी आपको एक अच्छा, ये अच्छे अच्छे प्रूफ्स हैं, अंडरस्टैंडेबल बढ़िया प्रूफ्स हैं। मतलब अलग अलग में अलग अलग तरीके से भी लिखे हुए हैं, पर मैंने काफ़ी स्टडी करके फर्स्ट टाइम रखी थी जब मैंने पहले कराया था ना 1984 में फर्स्ट कोर्स कराया था हमने, तो तब हमने स्टडी किया था इसको बहुत रिगरसली, तब ये फैक्ट पता लगाए। अच्छा, तो अब कन्वर्स होगा बेटा। कन्वर्स में गिवन क्या है,
गिवन मोनोटोनिक सीक्वेंस इज बाउंडेड। मोनोटोनिक वो अब भी है, मोनोटोनिक, अब ये नहीं पता इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, पर है मोनोटोनिक। मोनोटोनिक सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड। तो प्रूव क्या करना, और बाउंडेड भी दोनों है, ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तभी तो इसको बाउंडेड कहते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस एक्शन कैसा है हमारा, बाउंडेड है। तो प्रूव क्या करना, कन्वर्जेंट। प्रूफ इन्होंने मोनोटोनिक सीक्वेंस दिया हुआ है और बाउंडेड भी दिया हुआ है। लेट एक्शन बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है, ये अपना केस 1 कह सकते हो। 2 बार मैं प्रूव करूंगा कि जैसे इंक्रीजिंग उस तरह डिक्रीजिंग भी तो हो सकता है। तो हमने अभी फिलहाल इंक्रीजिंग ले लिया, देन इंक्रीजिंग सपोज कर लिया हमने, अभी बाद में डिक्रीजिंग वाला प्रूव करूंगा, 2 केस प्रूव करके दूंगा आपको। देन एक्शन इज बाउंडेड, एक्शन पक्का बाउंडेड दिया हुआ है। देयरफॉर एक्शन इज बाउंडेड अबव। अगर मैं अबव वर्ड ऐड कर दूं तो कोई गलत नहीं है, ये तो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। हमें बाउंडेड अबव की जरूरत है, क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। अभी हमने प्रूव करके दिया था, इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड यू। तो इंक्रीजिंग हमने सपोज कर लिया और बाउंडेड इसने क्वेश्चन में ने दिया, तो क्वेश्चन ने दिया तो बाउंडेड अबव वर्ड हमने कह दिया बाउंडेड है। तो बाउंडेड अबव भी है ये और बाउंडेड बिलो भी है। अभी हमें बिलो वर्ड की जरूरत नहीं है, बाउंडेड अबव की जरूरत है। देयरफॉर एक्शन इज इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव। इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव को कन्वर्जेंट कहते हैं। सो सीक्वेंस एक्शन इज कन्वर्जेंट। लॉजिक आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, लेट एक्शन बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग हाँ ठीक है, 1 मिनट, ये यहां पे लिखा ना देन को अच्छा नहीं लगता। नाउ मतलब ये भी गिवन है ना, एक्शन इज बाउंडेड। अच्छा, नाउ एक्शन इज बाउंडेड गिवन है, वो अलग से गिवन है, ये अलग से गिवन है। एक्शन इज बाउंडेड। अब तो आप बताओगे अगला स्टेप क्या लिखूं बेटा? एक्शन इज बाउंडेड बिलो। यस, एक्शन इज बाउंडेड बिलो बोलो। हमें अब बिलो वर्ड की जरूरत पड़ गई, डिक्रीजिंग के साथ बिलो होना चाहिए। Monotonic decreasing and bounded below converges to its GLV, that is L, infimum L को converge करता है। Therefore action is decreasing and bounded below. Therefore action converges to its greatest lower bound. अभी तो ये कन्वर्जेंट पूछ रहे हैं, तो कन्वर्जेंट कह दिया, बस हो गया बेटा। अगर इंक्रीजिंग है तो कन्वर्जेंट, डिक्रीजिंग है तो भी कन्वर्जेंट। इन ईच केस इट इज कन्वर्जेंट। एकदम इजी लॉजिक है। और प्रूफ ये बुक्स में है, प्रूफ सोर्सेज में है। प्रूफ मैंने बनाए हुए कोई भी नहीं है, केवल हम उनको थोड़ा ठीक सिंप्लीफाई करके उनको लिख देते हैं। उन्हीं में चेंज वेंज थोड़ा बहुत करना अलाउड है, वो मैं करता हूं। ठीक है, हाँ, मान लो एक थ्योरम के 2 प्रूफ है, 3 प्रूफ्स हैं, तो आपको इजीएस्ट वाला प्रूफ
सप्लाई करता हूँ, वो टीचर की ड्यूटी होती है उसको इजी वाला बता दे स्टूडेंट को, तब मैं बुक पे नहीं जाता कि नहीं ये पर्टिकुलर बुक यही वाली इसी से करना है, ऐसा नहीं है। मतलब प्रूफ तो प्रूफ है, इट कैन बी गिवन फ्रॉम अदर बुक ऑल्सो इन केस इट इज सूटेबल। तो आपको ये सूटेबल प्रूफ्स, और ये इजी है, बच्चा एक कह रहा था ना हार्ड सा लगता है, इसमें आप इंटरेस्ट लेना, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, देखो कितना साफ लिखा हुआ बेटा, ठीक है ना, आप जरूर याद करिए। ओके, अब एक क्वेश्चन है, हमने 7 नंबर, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है नोट्स में, आप चाहें तो कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में कुछ कम आते हैं, वो फिर भी आप कर लेना, क्या पता। तो एक हमने इनमें से सिलेक्ट किया हुआ, प्रूव दैट दिस इज इंक्रीजिंग बाउंडेड एंड देयरफॉर कन्वर्जेंट। इंक्रीजिंग प्रूव करना, इंक्रीजिंग के साथ बाउंडेड अबव हो जाए, इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव इज कॉल्ड कन्वर्जेंट, लेकिन ये कहता है फुल्ली बाउंडेड प्रूव करो, तो वो फुल्ली बाउंडेड प्रूव कर देंगे, पर कन्वर्जेंट के लिए इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव चाहिए हमको। ये सीक्वेंस है, एक्शन हमने यहाँ कॉपी कर दिया है, और एक्शन प्लस 1 ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एन बाय एन प्लस 1। मैं कर ही देता हूँ, 2 वर्ड वैसे ही लिखे हुए हैं, मैं फिर से कर देता हूँ। एक्शन तो एक्सेप्ट कर लो, यही वाला सही लिखा है, एक्शन प्लस 1 हम निकाल देते हैं, आसानी से निकल जाता है। Replace n by n plus 1. This is 2n minus 5, और ये हो गया 3n plus 5। क्यों निकाला? क्योंकि आपको इंक्रीजिंग प्रूव करना है। इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, xn प्लस 1 माइनस xn ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ये ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इंक्रीजिंग, और ये लेस देन 0 आ जाए तो डिक्रीजिंग। जो प्रैक्टिकल मेथड है वो यही है, एक्शन प्लस 1 माइनस एक्शन कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। लेस देन 0 आना चाहिए डिक्रीजिंग के लिए। तो एक्शन प्लस 1 यू कैन सी हियर 2n माइनस 5 बाय 3n प्लस 5 माइनस एक्शन, एक्शन इट इज हियर 2n माइनस 7 बाय 3n प्लस 2। टेक द LCM now, 3n प्लस 5, 3n प्लस 2, मल्टीप्लाई करते चलो, 2 3 जा 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 15n माइनस 10, फिर माइनस के बाद इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6n स्क्वायर माइनस 7 3 जा 1 मिनट 2 3 जा 6n स्क्वायर प्लस 10n कर दो, प्लस 10n माइनस 21n और माइनस 35 कर दिया। सो मेनी टर्म्स कैंसल, 6n स्क्वायर डिलीट, 4n माइनस 15n माइनस 11n, और ये भी माइनस 11n डिलीट, माइनस 10 प्लस 35 25, डिनोमिनेटर 3n प्लस 5 3n प्लस 2 क्लियरली ग्रेटर देन 0। xn प्लस 1 माइनस xn पॉजिटिव आ गया तो सीक्वेंस आपका इंक्रीजिंग हो गया, xn इज इंक्रीजिंग। डाउट मुझे तो नहीं लगता कि होगा कोई, फिर भी देख लो बेटा। अब हम लोग इसे बाउंडेड प्रूव करेंगे, इंक्रीजिंग बाउंडेड, और फिर बोलेंगे कन्वर्जेंट है। बाउंडेड के लिए एक्शन को रीराइट करता हूं, 2n माइनस 7 बाय 3n प्लस 2। बाउंडेड कब होगा, दिस शुड बी स्मॉलर देन समथिंग ऑलवेज और ग्रेटर देन समथिंग, ठीक है, तो तब बाउंडेड प्रूव हो पाता है। तो इसमें ना अभी थोड़ा प्रूव करने में दिक्कत ये, ऊपर भी है नीचे भी है, तो डिवीजन करके इसको थोड़ा यहाँ साइड में डिवीजन करके थोड़ा रिपेयर करता हूँ, उसके बाद इसको आसानी से बताया जा सकेगा। 3n प्लस 2 डिवीजन कर दे तो आसान, नहीं तो लिमिट भी ले ली जाती है, लिमिट एक्शन ले ले तो भी पता लग जाएगा, पर आप डिवीजन करो, अभी बेसिक क्वेश्चन है ना, तो इसको कर दो 2 बाय 3 टाइम डिवीजन लगेगा,
2/3 इंटू 3n 2n हो गया, प्लस ये हो गया मेरे ख्याल से 4/3, माइनस कर दो तो ये आ गया 2/3 माइनस ये हो गया कोसेंट, रिमाइंडर आ गया 25/3 माइनस 7 माइनस 4/3 25/3 और डिवाइजर हो गया 3n प्लस 2। एक्शन हमने लिखा, देखो समझो, मुझे लगता है मैंने ठीक लिखा, मेथड सही है, केवल कैलकुलेशन देख लेना, मुझे लगता है ठीक है। ओके, अब आप देख सकते हो ये चीज ना पॉजिटिव है और नॉट सो बिग, स्मॉल, तो 2/3 माइनस पॉजिटिव का मतलब है लेस देन 2/3, तो एक्शन आपका कैसा है, ऑलवेज लेस देन 2/3। इसका मतलब यह है कि आपका सीक्वेंस बाउंडेड अबव बाय 2/3, आपका सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, इसी का मतलब। देयरफॉर एक्शन इज ऑलवेज लेस देन 2/3, यू पुट एनी वैल्यू ऑफ एन ईयर, ये लेस देन 2/3 ही रहेगा। देयरफॉर सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड अबव। थोड़ा ट्रिक से बोला जाता है बाउंडेड अबव। और कोई डाउट पूछ लो। ओके, अच्छा, अपनी जो इसकी लिमिट होती है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्शन, तो इंक्रीजिंग वाला सीक्वेंस है वो अपनी लिमिट से भी लेस, इसकी लिमिट भी 2/3 है। लिमिट लेंगे ना, थोड़ी क्वेश्चनेबल है, इसलिए कि इसमें कन्वर्जेंट प्रूव करवाया ना, वो देखो, तो कन्वर्जेंट अभी है नहीं, लिमिट पहले ही करे दे रहे हो, तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चनेबल है, तो मैंने लिमिट नहीं की, नहीं तो इसकी लिमिट भी 2/3 है। लीस्ट ये वो है अपना अपर बाउंड है, LUB है ये 2/3 इसका, इस सीक्वेंस का, जो अपर बाउंड हमने इस ट्रिक से जस्टिफाई किया। लिमिट नहीं, लिमिट थोड़ी सी यहाँ क्वेश्चनेबल हो जाएगी। लिमिट जब कोई अल्टरनेटिव नहीं होता तब लिमिट लेते हैं। तो बाउंडेड अबव हो गया, लेकिन ये तो कहते हैं बाउंडेड प्रूव करिए, तो बाउंडेड बिलो भी प्रूव करना पड़ेगा। तो आपको पता लग गया ना, सीक्वेंस एक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। हमारा सीक्वेंस एक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब है सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म स्मॉलर है, x1 x2 x3 xn, यही तो सीक्वेंस है अपना। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है ना, दैट इज लेस देन और इक्वल टू xn। अगर एक ही टर्म है, सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो xn लेस देन xn बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, n की वैल्यू 1 होगी तो चलो ठीक है, बिल्कुल x1 लेस देन और इक्वल टू xn बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्यों बोला हमने, क्योंकि x1 हमको पता है, यहां पे पुट कर देंगे, हमारा लोअर बाउंड x1 है, xn ये रहा 2n माइनस 7 3n प्लस 2, तो x1 कितना है, 2 माइनस 7 माइनस 5/5 माइनस 1 है बेटे। तो क्या है, -1 लेस देन और इक्वल टू xn हो गया। तो ये -1 क्या है, लोअर बाउंड बन गया, क्योंकि सीक्वेंस इंक्रीजिंग हम पहले प्रूव कर चुके हैं। इंक्रीजिंग सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है वही होता है उसका लोअर बाउंड, अगर वो फाइनाइट हो, अच्छा टर्म हो तो ये अच्छा टर्म है, लोअर बाउंड का काम कर जाएगा। और इस तरह से आपने क्या कर लिया, आपने किया -1 लेस देन और इक्वल टू xn लेस देन 2/3 ला दिया है। और इस तरह क्या हो गया, सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड बिलो एज ऑल्सो बाउंडेड अबव, सीक्वेंस एक्शन इज फुल्ली बाउंडेड। इसमें एक क्वेश्चन और था कि थर्ड पार्ट में कन्वर्जेंट प्रूव करिए। थर्ड पार्ट यहां एक लाइन में लिख देता हूं। आपने देखा एक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। आपने देखा कि ये बाउंडेड अबव भी है, एंड बाउंडेड अबव, और इसलिए ये क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, हो गया कन्वर्जेज। एक्शन इज इंक्रीजिंग एंड
बाउंडेड अबव, इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव मस्ट बी कन्वर्जेंट, हमने प्रूव करके दिया था एंड वी हैव यूज्ड इट नाउ। ये है कोचीज थ्योरम्स, कोची की 2 थ्योरम्स हैं लिमिट्स के ऊपर, और फिर आगे चल के और भी थ्योरम्स हैं। सीक्वेंस सीरीज की इन्वेंशन में कोची का बहुत बड़ा पार्ट रहा, और कोची ने कुछ थ्योरम्स इसमें प्रोड्यूस किए जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक ऐसा थ्योरम भी है कोची का कि कोची ने इन्वेंट किया कि कोची का मतलब कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट का मतलब कोची। इसने कोची सीक्वेंस प्रोड्यूस की, ये यहाँ नहीं है, आगे है कोची सीक्वेंस। फिर बोला कोची सीक्वेंस का मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोची का मतलब कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट का मतलब कोची। कोची ने अपने नाम को कन्वर्जेंट के साथ ऐड कर दिया। कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज अच्छे होते हैं, डाइवर्जेंट इन्फिनिटी तक होते हैं तो अच्छे नहीं होते, तो अच्छे में इसने अपना नाम शामिल कर दिया कोची ने। तो इसमें अभी फिलहाल इसमें ना 2 थ्योरम्स ऑन लिमिट्स हैं, स्टेट एंड प्रूव कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम है बेटा, और फिर थोड़ी देर के बाद कोचीज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, क्योंकि कोची की ये वर्ल्ड फेमस थ्योरम्स हैं और इसलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम आपको थ्योरम बताते हैं, आपको धीरे धीरे करना है, फिर याद करना। काफ़ी काम मैं करके दे दूंगा। इसकी थ्योरम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, पर आपको मैं इसके स्टेप वाइज बता दूंगा स्टेप्स, ये स्टेप 1 में ये करना, 2 में ये करना, 3 में ये करना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब हमारी बात को ध्यान से सुनना, स्टेप वाइज करूंगा, दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थ्योरम होती है। एग्जाम में यही लिख के आएगा, स्टेट एंड प्रूव कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो स्टेटमेंट इसकी ये है, इफ एक्शन कन्वर्जेस टू एल, एक्शन एल को कन्वर्ज करती है, देन सीक्वेंस ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस टू एल। जो एक्शन का लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस है वही ए एन का लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस है। देखो ध्यान से, बहुत इजी है याद करने में। इफ का मतलब गिवन एक्शन कन्वर्जेस टू एल, टू प्रूव ए एन कन्वर्जेस टू एल, ये तो है ओवरऑल है। अब कहता है ए एन है क्या, ए एन ये है x1 x2 x3 xn का ना अरिथमेटिक मीन है, एवरेज है ये, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn सम ऑफ n नंबर्स डिवाइडेड बाई n। तो ये क्या है, अरिथमेटिक मीन है, n नंबर्स x1 x2 सीक्वेंस के n मेंबर्स का अरिथमेटिक मीन है, और अरिथमेटिक मीन से हमने एक सीक्वेंस बनाई an नाम की, एंड दैट सीक्वेंस an ऑल्सो कन्वर्जेस टू एल। तो स्टेटमेंट शायद आपको थोड़ी बहुत याद हुई होगी। इफ का मतलब गिवन फिर से समझो, एक्शन कन्वर्जेस टू एल, टू प्रूव, क्या प्रूव करना, ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस टू एल। आसान है ना, बोलोगे ए एन क्या है, ए एन ये अरिथमेटिक मीन है, ये x1 x2 x3 का। तो जो वो लिखा है टाइट सा, ये थोड़ा इजी सा हो गया, ए एन इज दिस। फिर से देखो, गिवन एक्शन कन्वर्जेस टू एल, ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस टू एल। ठीक है,
फिर से एक नोट देखो, इन्होंने बोला लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू l। इन्होंने बोला कि xn का लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस l है, तो ये प्रूव करिए। मतलब आप क्या करो, दिस इंप्लाइज दिस। स्टेटमेंट याद करने के लिए कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ an इज ऑल्सो इक्वल टू l। क्या? x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n। दिस इंप्लाइज दिस, यही स्टेटमेंट है उसकी कोची की। जो ऊपर लिखा है वो ये नीचे लिखा है, समझो बात को। दिस इंप्लाइज दिस मतलब गिवन दिस प्रूव दिस। अगर हम इसे और शॉर्टकट कर दें तो ये थ्योरम कहती है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ xn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बाई n। अगर आप ये याद कर लो तो स्टेटमेंट आप बना लोगे वहां एग्जाम में कि xn कन्वर्जेस टू l, तो दिस an ऑल्सो कन्वर्जेस टू l। दोनों का लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस सेम है, यही आपको प्रूव करके देना है। तो इसे अगर याद कर लो तो स्टेटमेंट याद हो गई, और यूज करने में भी ये आसान पड़ेगी। जब क्वेश्चन में यूज करोगे तो भी आसान है, और स्टेटमेंट इसी से बना के लिख देना। बाकी आप देख लो, स्टेटमेंट भी इतनी हार्ड नहीं है। अब इसमें आई प्रूफ की बात। तो प्रूफ जो है वो an का यूज तो हमें करना पड़ेगा, ये तो हमने बता तो दिया, पर an यूज तो करना ही पड़ेगा प्रूफ के लिए। ओके, तो हम लोग फिर आगे चलते हैं। तो प्रूफ बिगिंस नाउ, वो तो अंडरस्टैंडिंग थी थोड़ी सी जो कराई हमने। प्रूफ में सबसे पहले Cn इक्वल टू xn माइनस l कंस्ट्रक्ट करना, ये याद रखना है। Cn इक्वल टू xn माइनस l। इसमें Cn का बड़ा रिसर्च है, और Cn का काफी सारा काम होते 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 लास्ट में जाके वो थ्योरम प्रूव हो जाती है। तो Cn इक्वल टू xn माइनस l ये हमने एज्यूम कर लिया, और xn कन्वर्जेस टू l वो तो दिया ही हुआ है, गिवन है, वहां ऊपर हमने लिख भी दिया है। xn कन्वर्जेस टू l बिल्कुल दिया हुआ है आपको। Cn आपने जो कंस्ट्रक्ट किया, तो पहले तो हम आपको an कन्वर्जेस टू l का मीनिंग बताते हैं। आपको प्रूव करना है ना an कन्वर्जेस टू l, वो ऊपर वो अब भी वैलिड है। वो प्रूफ का पार्ट मैंने दोबारा नहीं लिखा, ये मैंने लिख तो दिया था। ये उसको फिर से क्या लिखता मैं, xn कन्वर्जेस टू l, तो an कन्वर्जेस टू l प्रूव करना है। अब an कन्वर्जेस टू l हम डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते, डायरेक्ट प्रूव कर लेते फिर क्या था, आसान था। an कन्वर्जेस टू l हम डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते, तो an कन्वर्जेस टू l की जगह पर कुछ और प्रूव करेंगे और उसका पता लगाएंगे। ठीक है, तो an कन्वर्जेस टू l ये क्या है, प्रूव करना है, टू प्रूव है। अब ये तो कोची ने डायरेक्ट प्रूव कर नहीं पाया, तो इसने इसको ना ट्विस्ट किया थोड़ा कि ये डायरेक्ट तो हम प्रूव नहीं कर सकते, इसकी जगह पर ये चीज प्रूव कर देते हैं। कहता है 5 इक्वल टू 4 प्लस 1 तो प्रूव कर नहीं सकते, ये तो प्रूव करने में मुश्किल हो रही है, तो चलो 5 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 प्रूव कर देते हैं। समझ गए बात को? तो इस स्टेटमेंट को बदलना है आपने, टू प्रूव को पहले बदलना है, टू प्रूव को क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो स्टेप 1 में क्या है,
इंप्रूव टू प्रूव, पहले इस टू प्रूव को इंप्रूव करो। इस वर्ड से शायद ऐसे ही याद बना रहे, टू प्रूव को इंप्रूव करना है, वो पहला स्टेप है आपका। चलो इंप्रूव करते हैं। ए एन की वैल्यू डाल दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n कन्वर्जेस टू l। अब x1 की वैल्यू यहां से लिखो, ये इसको थोड़ा सीधा कर देता हूं मैं, cn प्लस l इक्वल टू xn। वैसे तो वही है। अच्छा, तो x1 क्या हो गया, c1 प्लस l, x2 क्या हो गया, c2 प्लस l, x3 क्या हो गया, c3 प्लस l, xn क्या हो गया, cn प्लस l डिवाइडेड बाय n कन्वर्जेस टू l। दिस मीन्स c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस cn l प्लस l प्लस l प्लस l n टाइम्स nl divided by n। c1 plus c2 plus c3 plus cn by n plus nl by n, l converges to l। l से l काट दो तो c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस cn बाय n कन्वर्जेस टू 0। तो कोची ने बोला कि an कन्वर्जेस टू l तो हम प्रूव कर नहीं सकते, उसका ये मीनिंग प्रूव करेंगे। an कन्वर्जेस टू l प्रूव हम नहीं करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे, क्योंकि an कन्वर्जेस टू l तो हम पे प्रूव नहीं हो पाता। तो चलो यही प्रूव कर देते हैं। बेटे यहां तक डाउट पूछो, साफ है बिल्कुल। थ्योरम याद करनी चॉइस नहीं, एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है ये। और ये आपको पता ही है, इजी वे में लिखा हुआ है काफी। ओके, तो cn इक्वल टू xn माइनस l जब कंस्ट्रक्ट किया, cn इक्वल टू xn माइनस l कंस्ट्रक्ट करके पहले आपने टू प्रूव को इंप्रूव किया, क्योंकि फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स डायरेक्टली प्रूवेबल नहीं है, और इसलिए आपने बोला कि वो तो हम प्रूव कर नहीं सकते, तो ये इंप्रूव्ड वर्जन प्रूव करेंगे। ये आपका स्टेप 1 था, ये प्रूव करेंगे। हमने ये प्रॉमिस कर दिया कि ये प्रूव करेंगे। ये इक्वेशन नंबर चलो 2 बोल देता हूं, इसे 1 बोल देता हूं, 1 बार बार यूज होगा इसलिए। तो 2 को प्रूव करेंगे और 1 का यूज अभी और भी करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब जो बात अटक गई, 1 मिनट, cn इक्वल टू xn माइनस l तो हमने याद रख लिया, और आपको आपके सामने ये रिजल्ट रखना पड़ेगा मुझे, ये वाला। हाँ, ये प्रूव होना है, c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस cn बाई n कन्वर्जेस टू 0। अब इसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले इस cn का पता तो लगाएं, ये cn क्या है। तो स्टेप 2, cn आपने डिफाइन किया था xn माइनस l, और इसमें जो xn है ना वो कन्वर्जेस टू l है, xn की वैल्यू l है, तो cn की वैल्यू 0 हो गई बेटा। cn इक्वल टू xn माइनस l, तो इसमें xn
एल क्वेश्चन ने दिया हुआ है, तो सी एन कन्वर्जेस टू जीरो हो गया। सी एन कन्वर्जेस टू जीरो के दो मीनिंग, एक इधर लिखूंगा एक इधर लिखूंगा, और दोनों वहां यूज करेंगे जब 2 नंबर को प्रूव करेंगे तब। तो सी एन कन्वर्जेस टू जीरो के 2 मीनिंग्स, एक मीनिंग इधर देखो, सी एन कन्वर्जेस टू जीरो का मीनिंग है मॉड सी एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन बाई 2 आपको सूट करेगा। अच्छा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, बेटे समझ पाए, एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ये मीनिंग हो गया मॉड सी एन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। सी एन कन्वर्जेस टू जीरो का एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, दो दो मीनिंग लिखने पड़ेंगे। बात क्या है? बात यह है C1 से लेकर Cn तक के सारे मटेरियल चाहिए हमको, तो ये आपको ये n ग्रेटर देन m दे पाएगा, ये C1 नहीं दे पाएगा ये, तो उसके लिए एक दूसरा लिखना पड़ता है। ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है मॉड सी एम लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, n की वैल्यू जब m होगी तो एप्सिलॉन बाय 2, मॉड सी एम प्लस 1 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, मॉड सी एम प्लस 2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एटसेट्रा। ये बता रहा है, ये इसका ये मीनिंग है। तो स्टेप 2 में सी एन इक्वल टू एक्स एन माइनस एल किया, एक्स एन कन्वर्जेस टू एल क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए सी एन कन्वर्जेस टू जीरो हो गया। अब सी एन कन्वर्जेस टू जीरो का एक मीनिंग ये है जो कि इन रिजल्ट्स को दे सकता है, पर इसमें कमी है, C1 C2 का इसमें कुछ अरेंजमेंट ही नहीं हो पाया, तो इसलिए दूसरी बात इधर सुनो, सी एन कन्वर्जेस टू जीरो, जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है वो बाउंडेड भी होता है, सो देयरफॉर सी एन इज बाउंडेड सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड, प्रूव किया था आपने, बाउंडेड है तो मॉड सी एन लेस देन और इक्वल टू सम एम, बाउंडेड कहते हैं इसको। किसको कहते हैं? इसको कहते हैं बाउंडेड। एल लेस देन और इक्वल टू सी एन लेस देन और इक्वल टू यू, इसे बाउंडेड कहते हैं, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एम सच दैट माइनस एम लेस देन दिस लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम, फिर इसको बीच से एल यू को हटा देते हैं, ऐसे सी एन लेस देन और इक्वल टू एम मॉड सी एन लेस देन और इक्वल टू एम। कुछ समझ में आया? और ये नीचे वाली बात तो अच्छा है, नहीं आया याद करो इसको, इसको बाउंडेड का मतलब है मॉड सी एन लेस देन और इक्वल टू एम। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, और ये जो थी ये वाली इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये पता है क्या कह रहा है? ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, फॉर ऑल एन के लिए वैलिड है ये कह रहा है मॉड C1 लेस देन और इक्वल टू एम बाउंडेड, ये कह रहा है मॉड C2 लेस देन और इक्वल टू एम, ये कह रहा है मॉड C3 लेस देन और इक्वल टू एम। और अगर थोड़े रिजिड हो जाए तो यहां लेस साइन भी लगाया जा सकता है, आप स्ट्रिक्टली लेस साइन लगा दो तो चलेगा, इक्वल भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेस साइन वैसे बुक्स में दिया हुआ है तो मैंने सोचा चलो यही करते हैं, इक्वल साइन में दिक्कत नहीं हमें, एटसेट्रा। C1 C2 C3 C4, ये आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में क्या किया? 2 प्रूव को इंप्रूव किया, और जब 2 प्रूव इंप्रूव हुआ तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। 2 ने आपसे डिमांड रख दी C1 लाइए, C2 लाइए, C3 लाइए, Cn लाइए, तब हमने Cn सर्च किया, उसमें एक्शन कन्वर्जेस टू एल की वजह से Cn कन्वर्जेस टू जीरो, जिसके 2 मीनिंग, एक मीनिंग इधर एक मीनिंग इधर।
इन दोनों मीनिंग्स को अब हम इक्वेशन 2 में यूज करेंगे और इक्वेशन 2 को प्रूव करेंगे। बेटे डाउट पूछो। अभी डायरेक्ट एड कर दूंगा फिर प्रूव हो जाएगा। जो मीनिंग सेकंड साइड पर है वो वन को इंक्लूड नहीं करेगा। एक मिनट रुकना बेटा, इसमें थोड़ी वॉइस ना कम छोड़ी हुई है मैंने। हाँ जी आप बोलो बेटे। तो मैं ये कह रही थी जो मीनिंग हमने राइट हैंड साइड पे लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड को जस्टिफाई नहीं कर देता। मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को ऑलरेडी गिवन नहीं आ जाएगा। वॉइस बहुत कट रही है। क्या जस्टिफाई कर, कुछ जस्टिफाई सुनाई पड़ रहा है मैं ठीक से? मैंने वॉइस तो बहुत तेज कर दी फिर भी। एक बार और ट्राई कर लो। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि जो हमने लिखा है राइट साइड पर दैट Cn approaches to zero which means Cn is bounded। हाँ हाँ जी हाँ। मतलब तो ये ऑलरेडी वो बात है नहीं जो लेफ्ट में लिखी हुई है। ये चीज नहीं, लेफ्ट में पता है क्या चक्कर है? लेफ्ट वाला जो रिजल्ट है वो Cm ऑन वर्ड वैलिड है। मॉड Cm लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। हमें जरूरत पड़ जाएगी मॉड C1 की भी, तो C1 हम कहां से लाएंगे? क्योंकि हमारी इक्वेशन नंबर 2 में C1 C2 C3 Cn सारे इन्वॉल्व। जो लेफ्ट साइड वाला रिजल्ट है वो हाफ रह गया, वो Cm प्लस 1 के लिए वैलिड है, C1 C2 के लिए फेल है। तो C1 C2 हम कहां से लाएंगे? इधर से लाएंगे। और हाँ, ये राइट साइड वाला इसके लिए भी वैलिड है, ये कह रहे हो? यस सर। यस, राइट साइड वाला यूनिवर्सल रिजल्ट है, वो इसके लिए भी वैलिड है। परंतु हम क्या करेंगे, आधे में ये यूज करेंगे इधर वाला, और जहां ये यूज नहीं हो सकता वहां ये यूज करेंगे। ये अकेला तो सारे में वैलिड ही नहीं है, ये अकेला सारे में वैलिड है, लेकिन इस अकेले को यूज करने से थ्योरम प्रूव नहीं हो पाती। समझ में? तो जहां भी ये वैलिड है वहां इसे यूज किया जाएगा, जहां पर ये वैलिड नहीं है वो यहां से उठा लिए जाएंगे। हाँ, राइट साइड इनके लिए वैलिड है, बिल्कुल सही है। राइट हैंड साइड यूनिवर्सल रिजल्ट है, इसके लिए भी वैलिड है प्लस एक्स्ट्रा वैलिड है, लेकिन हम लोग इसे यूज करेंगे पहले। इसे जहां ये यूज नहीं हो सकता वहां राइट साइड की हेल्प लेंगे। ये राइट साइड क्या है? आपका असिस्टेंट है, हालांकि वो सुपीरियर है पर वो असिस्टेंट है, पहले इसे यूज करोगे इधर वाले को। ठीक है बेटे? अब तो ठीक हो गया? यस सर। ओके बेटे, तो अब हम उस रिजल्ट को कैच करते हैं और प्रूव करने की एफर्ट करते हैं। किसको? इक्वेशन नंबर 2 को। ये देखो इक्वेशन नंबर 2 आपको ये है, टू प्रूव 2। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है दिस माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन लाना है, आपको पता है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो ये प्रूव करना स्टार्ट कर दे रहा हूं। C1 प्लस C2 प्लस कंटिन्यू, रास्ते में आपको पता है Cm पड़ेगा, Cm माइनस 1 पड़ेगा, फिर Cm पड़ेगा, रास्ते में Cm प्लस 1 भी होगा, और चलते चलते प्लस Cn बाई n माइनस 0। इसे हम लेस देन एप्सिलॉन जब भी प्रूव कर देंगे तो समझ लो थ्योरम आपकी प्रूव हो जाएगी। इसको बीच वाले रिजल्ट लिख दिए, आपको पता है किस लिए लिख दिए कि वो स्टेप है ना, उसमें Cm तक का कुछ और अरेंजमेंट है, Cm माइनस 1 तक का कुछ और अरेंजमेंट है, इधर का कुछ और अरेंजमेंट है। तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1/n ब्रैकेट लगा दिया, मॉड C1 प्लस मॉड C2 प्लस मॉड Cm माइनस 1 प्लस मॉड Cm प्लस, आपको पता है लेस देन एप्सिलॉन लाऊंगा, थोड़ा धीरे धीरे, जल्दी नहीं आएगा, मॉड Cn। ये ठीक है। अभी क्या है कि दिस इज लेस देन 1/n।
अब वो जो रिजल्ट आपने वहां लिख रखे हैं स्टेप 2 था शायद, उसमें उनको यहाँ इनकारपोरेट करिए। ये लिख रखा है इक्वेशन 4, सीएम ऑनवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड टेक ओवर करेगी, तो प्लस एप्सिलॉन बाय 2 सीएम, ये एप्सिलॉन बाय 2 सीएम प्लस 1 एप्सिलॉन बाय 2 सीएन एप्सिलॉन बाय 2। लेफ्ट साइड को हमने यूज कर डाला इतने को बदलने के लिए, और जहां एलएचएस वैलिड नहीं है वहां आरएचएस यूज करेंगे। C1 लेस देन m, C1 लेस देन m, C2 लेस देन m, Cm माइनस 1 लेस देन m। इसको हमने क्या किया, यूज 3 4 कर डाला, इसमें यूज किया 3 एज वेल एज 4। जहां तक हमें आरएचएस की वैलिडिटी मिल गई वहां तक आरएचएस, और बचे हुए में एलएचएस। एलएचएस सारे में यूज करोगे तो प्रूव नहीं होता, इसलिए जहां तक एलएचएस वैलिड थी वहां तक एलएचएस की हेल्प ली, बचे हुए में आरएचएस की हेल्प ली। और ये कितने टर्म्स हैं, ये m-1 तक टर्म्स हैं, ये अपने टर्म्स हो गए m-1, और ये वाले टर्म्स हो गए बेटे n-m-1 टर्म्स। आगे चलिए 1/n, ठीक है बाहर, ये हो गए, दिस इज m-1 इंटू कैपिटल M, एंड दैट थिंग इज n-m प्लस 1, n माइनस ऐसे रखो ब्रैकेट में अच्छा लगेगा, इंटू एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2 दीज मेनी टाइम्स। यहां तक कहीं पर अटक रहे तो पूछो बेटे। अब नेक्स्ट स्टेप आपका m-1 प्लस n/n को 1 कह दो, फिर m-1/n इंटू एप्सिलॉन बाय 2 कर दिया। अभी क्या है कि दिस इज फर्दर लेस देन m-1 m/n प्लस 1 इंटू एप्सिलॉन बाय 2। वो कम है, 1 में से कुछ कम किया हुआ है ना, वहां एप्सिलॉन बाय 2 में से कम किया हुआ है, तो वो क्या है, लेस है, ये क्या है, मोर है। ये ड्रॉप कर दिया, इसकी ड्रॉपिंग के बदले हमने लेस साइन लगा दिया, इसको ड्रॉप कर दिया। देखो ऐसे समझो, 1 - 3 इंटू एप्सिलॉन बाय 2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, सही है, वो एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, वो ड्रॉप कर दिया। आप यहां अब इसमें थोड़ा सा वर्क और बचता है, फिर आपकी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। थ्योरम थोड़ी उलझी हुई है, 2-4 बार करने पे फिर हैंडी हो जाती है। तो वी आर हियर अप टू नाउ, मॉड C1 प्लस C2 प्लस Cn, अब ड्रॉप कर दिया मैंने बीच के n-0 लेस देन एप्सिलॉन के चक्कर में हम लोग लेस देन m-1 इंटू m/n प्लस एप्सिलॉन बाय 2। और ये इसमें n फिर से आ गया ना, n है अपने पास, ये n था क्या, हमने सारा रिजल्ट डेवलप किया फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए डेवलप किया, याद रखें, n ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए सारा रिजल्ट आपने डेवलप किया है। तो यहां पे n अब भी राइट साइड में इन्वॉल्व है। अब आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि ये चीज 0 है, ये 0 तभी तो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा देखना, ये 0 होना चाहिए, और यह 0 का जो भी मीनिंग है वो
यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक स्टेप थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूं, क्योंकि एन यहाँ इन्वॉल्व है, इस एन को हटाना बहुत जरूरी है। तो m-1 क्या है, नंबर है, और कैपिटल M भी कुछ नंबर लिया हुआ है, n है इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब भी है n ग्रेटर देन m, सो n नीचे ऊपर फाइनाइट, तो ये क्या है, दिस इज कन्वर्जिंग टू जीरो ऑब्वियसली, इसे प्रूफ की देने की जरूरत नहीं है, ये जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, और इसलिए ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो गया। लेकिन इसका फिर भी सोफिस्टिकेटेड मीनिंग, अच्छा मीनिंग हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ये जीरो को कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए मॉड m-1 इंटू m बाय n माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। आपको पता है अगर जीरो लिख दोगे तो एप्सिलॉन बाय 2 सारा आ जाएगा, हमें चाहिए एप्सिलॉन, तो ये चीज देखो ना, दिस सीक्वेंस टाइप कन्वर्जेस टू जीरो, therefore this minus 0 less than epsilon by 2 for all n greater than, अब ये नया कन्वर्जेंस लिखा ना आपने, तो इसे m होना जरूरी नहीं है, n ग्रेटर देन क्यों लिखो, ये न्यू कन्वर्जेंस लिखा, उससे कोई मतलब नहीं पहले वाले से, ये नया स्टेप है बिल्कुल, इसलिए यहां m की जगह पर क्या पता क्यों भी हो सकता है। अब हमें ये वहां यूज करना है, तो वो डोमेन अलग हो गई, ये अलग हो गई, सो वी लेट p इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m कॉमा क्यों, देन दे बिकम वैलिड फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू p, के लिए दोनों भी वैलिड हो गई। ठीक है, इसको ना कोई नंबर दे देता हूँ, कौन सा नंबर था पता नहीं, लास्ट नंबर क्या था, नहीं तो स्टार डाल देते, कोई बात नहीं, ये स्टार है अपना, ये डबल स्टार है, लास्ट नंबर हमारे सामने है नहीं तो मुझे याद नहीं था। ओके, तो ऐसे करो फिर, स्टार कॉमा डबल स्टार बोथ बिकम वैलिड फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू p, के लिए दोनों भी वैलिड हो गए। अब आप उस स्टार को फिर से कैच कर लो, दोनों की वैलिडिटी सेम हो गई, तो डबल स्टार को स्टार में यूज कर सकते हो, मॉड c1 प्लस c2 प्लस cn बाय n माइनस 0 लेस देन, यही है m-1 m बाय n प्लस एप्सिलॉन बाय 2, दिस इज फर्दर लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, that is epsilon for all n greater than or equal to p। मतलब आपने प्रूव कर दिया कि this converges to 0 when n approaches infinity, c1 plus c2 plus cn जो आपने प्रॉमिस किया था वो आपने फुलफिल कर दिया, this converges to 0 and therefore that an, कौन सा an, x1 plus x2 plus xn अरिथमेटिक मीन वाला सीक्वेंस बाई n कन्वर्जेस टू l। ये दोबारा देख देता हूं, हैंस कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट्स फुली प्रूव्ड, और इसको हमने बहुत अच्छी तरह स्टेप्स दिए आपको, साफ सुथरा है। अब इसमें थोड़ी सी एक दो बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये डेवलप हो जाएगा। स्टेप्स हैं इसमें, स्टोरी टाइप है, मतलब एक दूसरे से लाइजन है स्टेप्स का, तो डिफिकल्ट नहीं है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो आज का हमने इतना सोचा था कि कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स तक आपको पहुंचा दूंगा, वो पहुंचा दिया। टाइम तो थोड़ा लगा ज़्यादा, वो काम था इतना। ये था कोचीज थ्योरम, सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स वी विल डिस्कस